देखिए, यदि वर्ल्ड वॉर वन ने ऑयल की यूटिलिटी दिखाई तो वर्ल्ड वॉर टू ने इसकी एब्सोल्यूट नेसेसिटी साबित कर दी। वहाँ स्पेकुलेटिव ड्रिलिंग की एक ऐसी वेव शुरू हुई कि 1880 आते आते नीदरलैंड, ब्रिटिश और रशिया जैसे दिग्गजों के चैलेंजेस के बावजूद अमेरिका अकेला दुनिया का 85% क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने लगा। अगर वो तेल उस दिन जल जाता तो वर्ल्ड वॉर टू का रिजल्ट कुछ और ही होता। ये सुनते ही वेस्ट हिल गया। इन कंट्रीज के लिए ऑयल का एज ए रिसोर्स उनके देश में होना एक कर्ज यानी कि अभिशाप बन गया। नेचर ने जिसे इनको देकर इनके देश को अमीर बनाया, वेस्टर्न कंट्रीज के लालच ने उस ऑयल को इन कंट्रीज के लिए हेल बना दिया। क्या एक हैंडशेक और एक एग्रीमेंट पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डॉलर के जाल में फंसा सकता है? आइए देखते हैं। दुनिया का नया नक्शा जो आज हम देखते हैं वो किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या डिप्लोमेसी से नहीं, बल्कि जमीन के नीचे छुपे गहरे राज यानी कि हाइड्रोकार्बन के एक जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से बना। ये पूरी दुनिया जब कोल बेस्ड इकोनॉमी से ऑयल बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर शिफ्ट हुई तो इस पूरी दुनिया के लिए पावर के मायने हमेशा के लिए बदल गए। लेकिन इस बदलाव की शुरुआत अरबिया के डेजर्ट्स में नहीं, बल्कि 1859 में पेनिनसुला की हिल्स में टिपुसुल्वे के पास हुई ब्लैक गोल्ड रश की खोज के बाद से हुई, जिसने मॉडर्न पेट्रोलियम इंडस्ट्री की ओर इस पूरी दुनिया को पुश करना स्टार्ट किया। सोचिए, जो ऑयल केवल अभी तक मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता था, वो दुनिया को रोशन करने वाली एक वाइटल कमोडिटी बनने जा रहा था। 1860s तक जब समुद्र में व्हेल फिश की कमी होने लगी और व्हेल फिश का ऑयल महंगा होने लगा तो पहली बार केरोसिन व्हेल फिश के ऑयल को रिप्लेस करके एक लाइटनिंग फ्यूल बन गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। लेट 18th सेंचुरी में जेम्स वाट के स्टीम इंजन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक इनिशियल थ्रस्ट तो दी, लेकिन इसे एक प्रॉपर मूवमेंट दिया पेनिनसुला के ड्रिलिंग मेथड्स ने। वहाँ स्पेकुलेटिव ड्रिलिंग की एक ऐसी वेव शुरू हुई कि 1880 आते आते नीदरलैंड, ब्रिटिश और रशिया जैसे दिग्गजों के चैलेंजेस के बावजूद अमेरिका अकेला दुनिया का 85% क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने लगा। हालात तो यहाँ तक हो गए, केरोसिन अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट बन गया और 1861 में पहली बार रिफाइंड ऑयल का जहाज लंदन भेजा गया। यानी दुनिया अभी संभल भी नहीं पाई थी और उसकी डोर अमेरिका के हाथों में जा चुकी थी। 20th सेंचुरी की शुरुआत में इंटरनल कम्बशन इंजन और हेनरी फोर्ड के मॉडल टी कार के मास प्रोडक्शन ने ऑयल की यूटिलिटी को रोशनी से मोशन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूल में शिफ्ट कर दिया, जिसने एक ऐसी सिविलाइजेशन खड़ी कर दी जो अब पूरी तरह से रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट थी। एक ऐसा रिसोर्स जो जियोलॉजिकली कम था और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी था। जब दुनिया ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में रेवोल्यूशन देख रही थी तब पर्दे के पीछे रॉकफेलर की स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने स्पाइंग, ब्राइबरी और फ्रॉड के दम पर यूएस की 90% रिफाइनरीज और पाइपलाइंस पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए 1906 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की सरकार ने श्रीमन एंटीट्रस्ट एक्ट 1890 का उल्लंघन करने पर उन पर केस ठोक दिया और मई 1911 में सुप्रीम कोर्ट ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने तेल की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखकर लोगों को ये लगा कि उसने स्टैंडर्ड ऑयल को तोड़कर उसकी मोनोपोली को खत्म कर दिया है, क्योंकि कोर्ट के इस फैसले ने उस एक कंपनी को तोड़कर सेवन सिस्टर्स यानी कि चेवरॉन, एमको, मोबाइल, कोनोको और एक्सॉन जैसी 7 कंपनियों को जन्म दिया, जिनको नाम दिया गया सेवन सिस्टर्स। देखिए, इन कंपनियों के नाम बेशक अलग थे पर ये कंपनियां अलग अलग नहीं थी। ये एक एंग्लो अमेरिकन कार्टेल था जिसने अगले 6 डिकेड तक ग्लोबल मार्केट में डोमिनेंस किया और इसी के साथ ऑयल वर्ल्ड वॉर वन में मॉडर्न वॉरफेयर यानी कि शिप्स, प्लेन और व्हीकल्स के लिए एक वाइटल कमोडिटी बन गया। एक कंपनी को 7 हिस्सों में तोड़ना कुछ ऐसे ही था जैसे आप अमेजन या गूगल को 7 हिस्सों में तोड़ दें और वही कंपनियां फिर मिलकर पूरी मार्केट को चलाएं। तो क्या ये रियलिटी में एक मोनोपोली को एंड करना होगा या लोगों की आंख में धूल झोंकना होगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। वर्ल्ड वॉर वन एक वो समय था जब ऑयल कॉमर्स या इकोनॉमी से निकलकर नेशनल सिक्योरिटी का एक मुद्दा बन गया और इसी मुद्दे को भांपते हुए विंस्टन चर्चिल ने एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला। उन्होंने ब्रिटिश नेवी और आर्मी का फ्यूल कोल से ऑयल पर शिफ्ट कर दिया। देखिए, कोल तो ब्रिटेन के घर में था
लेकिन ऑयल के लिए उन्हें 7 समुद्र पार यानी कि पर्शिया जो आज का ईरान है उस पर निर्भर होना पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन के पास अपना तेल नहीं था। इस एक फैसले ने ब्रिटिश सिक्योरिटी को पर्शियन गल्फ की इंस्टेबिलिटी से जोड़ दिया। चर्चिल का ये गैम्बल एकदम सही भी साबित हुआ। वर्ल्ड वार 1 में यूज किए गए ऑयल बेस्ड टैंक्स, एयरक्राफ्ट और ट्रक ने जंग का रुख बदल दिया और इसमें उसके अलाई जीत गए, क्योंकि उनके पास दुनिया के 70% तेल पर ऑटोनॉमी थी। लेकिन जर्मनी, हंगरी और ऑस्ट्रिया जैसे देश हार गए क्योंकि उनके पास ऑयल एबंडेंस में नहीं था। और इसी को लेके लॉर्ड जॉर्ज कर्जन ने तो यहाँ तक लिखा है, दी अलाइज प्लॉटेड टू विक्ट्री ऑन द वेव ऑफ ऑयल। लेकिन 1919 में अमेरिका को पहला शॉक तब लगा जब उसके जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ने उसको ये वार्निंग दी कि यूएस ऑयल 10 साल में खत्म हो जाएगा, क्योंकि यूएस तब अपनी जमीन से दुनिया का 65% ऑयल प्रोड्यूस करता था। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो उसका 90% खुद ही यूज कर लेता था। इसके चलते यूएस कांग्रेस ने मिनरल लीजिंग एक्ट 1920 पास किया ताकि फेडरल लैंड्स पर प्रोस्पेक्टिंग हो सके। इसने ब्रिटेन और फ्रांस की उन फॉरेन कंपनीज को बैन किया जो यूएस को मिडिल ईस्ट में उन कंपनीज के कंट्रोल एरियाज में एक्सेस नहीं देती थी। और साथ ही यूएस कंपनीज ने लैटिन अमेरिका में एक्सपेंशन शुरू की। जब ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने ऑथोरिटिव एरिया से यूएस की कंपनीज को ब्लॉक किया तो इसके चलते यूएस ने पूरी दुनिया में ओपन डोर पॉलिसी पुश की ताकि सबको बराबर का हक मिल सके। मींस हर कंपनी अपने बेस पर इंडिपेंडेंटली वहां से ऑयल निकाल सके। लेकिन ये डील फेल हो गई, बल्कि इसके बदले हुआ ये 7 कंपनीज ने मिलकर इराक पेट्रोलियम कंपनी बनाई और ये डिसाइड किया कि वो तुर्की से सऊदी अरबिया तक अकेले ऑयल डेवलप नहीं करेंगे। इन कंपनीज ने एक मीटिंग में दुनिया के मैप पर रेड पेंसिल से एक लकीर खींची और ये फैसला लिया कि हम इन एरियाज में मिलकर डेवलपमेंट करेंगे। और इस एग्रीमेंट को उन्होंने नाम दिया रेड लाइन एग्रीमेंट। मिडिल ईस्ट के देशों को आजादी देने से पहले ही उनके रिसोर्सेज को आपस में इन वेस्टर्न कंट्रीज ने बांट लिया। मिडिल ईस्ट में कब्जा करने के बाद जब 1930s में ऑयल एक्सट्रैक्शंस की न्यू टेक्नोलॉजी आई तो मार्केट में तेल की एक बाढ़ सी आ गई और प्राइसेस एक साथ गिर पड़े। इस चीप ऑयल की फ्लिट को रोकने के लिए 1933 में यूएस गवर्नमेंट ने स्टेट्स पर प्रोडक्शन कोटा सिस्टम लगाया और इंपोर्टेड ऑयल पर टैक्स यानी कि ड्यूटीज लगा दी, जिससे प्राइसेस धीरे धीरे रिकवर होने लगे। ऑयल की इंपोर्टेंस और स्ट्रेटेजिकनेस की वजह से अब प्राइवेट कंपनीज के बाद इन देशों की गवर्नमेंट्स ने खुद ऑयल के इस गैम्बल में भाग लेना स्टार्ट कर दिया। 1932 में ईरान की रेजा शाह पहलवी ने ब्रिटिश कंपनी एंग्लो पर्शिया की डील कैंसिल कर दी। यूरोप ने भी सख्ती दिखाई और प्राइसेस फिक्स किए और क्रॉप से बनने वाले एथेनॉल को फ्यूल में मिलाना मैंडेटरी कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका 1938 में मैक्सिको ने दिया। उसने अपने पूरे देश की ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। लेकिन इतने भयंकर नुकसान के बाद भी यूएस इस बार चुप रहा, क्योंकि उसे डर था कि मैक्सिको कहीं वर्ल्ड वार 1 के बाद जर्मनी के पास न चला जाए। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि यूरोप 1930s में एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहा था, जो इंडिया आज 2025 में एथेनॉल 20 मिशन के अंदर कर रहा है। इसी टाइम पर इंडिया ने भी बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियां बनाकर इस सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया। वर्ल्ड वार 2 के वक्त अमेरिका सिंगल हैंडेडली वर्ल्ड का 60% ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था। देखिए, यदि वर्ल्ड वॉर 1 ने ऑयल की यूटिलिटी दिखाई तो वर्ल्ड वॉर 2 ने इसकी एब्सोल्यूट नेसेसिटी साबित कर दी। जहां हिटलर का सोवियत यूनियन पर हमला यानी कि ऑपरेशन बारबारोसा सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि बाकू के ऑयल फील्ड्स को कब्जाने की डेस्परेट कोशिश थी। दूसरी तरफ पैसिफिक ओशियन में जापान जो यूएस ऑयल पर डिपेंडेंट था, उसने वर्ल्ड वार 2 में हमले से पहले ही ऑयल की स्टॉक पाइलिंग शुरू कर दी, यानी कि उसका ढेर लगाना शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए 1941 में यूएस ने जापान के लिए ऑयल की सप्लाई काट दी और जापान के लिए डू और डाई सिचुएशन थी। 7 दिसंबर को जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया और एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती उनसे हो गई। उसने वहां रखे 4 मिलियन बैरल्स ऑयल स्टोरेज को छोड़ दिया और यही वो तेल था जिसने बची हुई यूएस फ्लीट को बचे हुए वॉर में फ्यूल दिया और जंग में उसकी वापसी कराई। अगर वो तेल उस दिन जल जाता तो वर्ल्ड वार 2 का रिजल्ट कुछ और ही होता। अगस्त 1941 में ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने मिलकर न्यूट्रल ईरान पर हमला बोल दिया। उनका मकसद यह साफ था, सोवियत यूनियन तक सप्लाईज के लिए रास्ता बनाना और सबसे जरूरी अफगान रिफाइनरी और ईरानियन ऑयल फील्ड्स को जर्मन के हाथ लगने से रोकना। देखिए, ये ईरान की सॉवरेनिटी का एक कंप्लीट वायलेशन था, लेकिन ईरान से खतरा होने के नाम पर इस वार को जस्टिफाई किया गया।
बिल्कुल वैसे ही जैसे आज अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो अटैक किया है उसने उसको जस्टिफाई किया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका सुपर पावर बना, लेकिन असली खेल सऊदी में पड़े तेल के भंडार पर शुरू हुआ। क्या एक हैंडशेक और एक एग्रीमेंट पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डॉलर के जाल में फंसा सकता है? आइए देखते हैं। जंग खत्म होने के बाद अमेरिका अब ये पूरी तरह से समझ चुका था कि फ्यूचर कोल का नहीं अब ऑयल का है। इसलिए अमेरिका ने अपनी लॉन्ग टर्म सप्लाई सिक्योर करने के लिए 14 फरवरी 1945 को यूएस शिप क्विंसी पर सऊदी किंग अब्दुल अजीज के साथ एक डील की और उसे नाम दिया गया दी क्विंसी एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत अमेरिका ने सऊदी अरबिया को मिलिट्री प्रोटेक्शन देने का वादा किया और बदले में सऊदी ने अमेरिकन कंपनीज को अपने ऑयल रिजर्व्स का एक्सक्लूसिव एक्सेस दे दिया। ये ऑयल फॉर सिक्योरिटी पैक्ट यूएस फॉरेन पॉलिसी का एक कॉर्नर स्टोन बन गया, जो लास्ट 80 इयर्स में हर जंग, हर सरकार और हर हमले के बाद भी आज तक टिका हुआ है। लेकिन 1950 आते आते रिसोर्सेज रिच नेशन यानी कि जिनके ऑयल फील्ड्स अपने थे, उनके अंदर अब एक नेशनलाइजेशन की आग भड़कने लगी थी। और इसका फर्स्ट एग्जांपल देखने को तब मिला जब ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम मोहम्मद मोसाद ने ब्रिटिश ऑयल कंपनी को नेशनलाइज किया और उसने ये कहा कि ईरान का पैसा अब ईरान में रहेगा। ये सुनते ही वेस्ट हिल गया, जिसके चलते ब्रिटिश और यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज यानी CIA ने मिलकर 1953 में ऑपरेशन एजाक्स लॉन्च किया। CIA ने खुद वहां दंगे भड़काए और लोगों को भड़काने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया और मोसाद की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराकर शाह यानी कि मोनार्क को वापस गद्दी पर बिठा दिया। शाह ने आते ही ईरान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को कुचल दिया और उसने वहां अमेरिकन सेंटिमेंट्स के बीज बोए, जो सालों बाद 1979 के रिवॉल्यूशन में ज्वालामुखी बनकर फूटे। पावर का बैलेंस अब वेस्ट से मिडिल ईस्ट में धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा था। ईरानियन कॉप के 3 साल बाद सुएज कैनाल में क्राइसिस हुआ। इजिप्टियन प्रेसिडेंट नसीर ने सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया, जो ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उस वक्त ही नहीं आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वही कैनाल है जिसने ईस्ट से वेस्ट के ट्रांसपोर्टेशन के बीच से हजारों किलोमीटर की दूरियों को कम किया। इसका आंसर देते हुए ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने चुपके से इजिप्ट पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार यूएसए ने उनका साथ नहीं दिया बल्कि गेम पलट दिया। प्रेसिडेंट एइजनहावर ने अपने पुराने दोस्तों का साथ देने से मना कर दिया, क्योंकि उसको ये डर था कि अरब वर्ल्ड और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की सोवियत यूनियन की गोद में जाकर न बैठ जाएं। ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल जब नहीं माने तो यूएसए ने फाइनेंशियल प्रेशर का यूज करके ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल को ह्यूमैनिटेरियन विड्रॉल के लिए मजबूर किया। देखिए, मिडिल ईस्ट में ये ब्रिटिश एम्पायर का एक एंड था और यूएसए ये कर वहाँ की सिक्योरिटी का एक नया गारंटर बन गया। ये इंडिया के लिए भी एक बड़ा डिप्लोमेटिक मूवमेंट था। नेहरू ने यहाँ पर खुलकर इजिप्ट के प्रेसिडेंट नसीर का साथ दिया और अपनी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को डिफाइन किया और साथ में ये भी कहा कि हम किसी भी कॉलोनियल पावर के आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। लगातार प्राइस कट्स और यूएस के इंपोर्ट कैप से परेशान होकर 14 सितंबर 1960 को सऊदी अरबिया, वेनेजुएला, इराक, ईरान और कुवैत ने मिलकर बगदाद में OPEC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की एस्टेब्लिशमेंट की। ये ग्रुप दुनिया के 80% ऑयल एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता था। इस ग्रुप का केवल एक ही मकसद था, फेयर प्राइसेस को सिक्योर करना, क्योंकि उस वक्त ये देश अपने ही तेल का प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। हालात बिल्कुल वैसे ही थे जैसे इंडिया में इंडियन फार्मर्स के हैं। फसल अपनी, मेहनत अपनी, खेती अपनी, जमीन अपनी, पर फसल का दाम कोई और डिसाइड करता है। 1971 में OPEC ने कंपनी से साफ कह दिया कि अब हम अपने ऑयल का प्राइस खुद डिसाइड करेंगे। ये ऑयल फील्ड्स हमारे हैं और इनके ओनर भी हम हैं। तेहरान और ट्राइपोली जैसे एग्रीमेंट्स हुए और उनके जरिए प्राइस बढ़ा दिए गए। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने अपने रिसोर्सेज को नेशनलाइज करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 1960s में वेस्टर्न कंपनीज के पास 85% मिडिल ईस्ट के ऑयल पर कब्जा था, जो 1970s के एंड तक सिमट कर बस 7% रह गया। दूसरी तरफ यूएस की ऑयल प्रोडक्शन अपनी पीक पर पहुंचकर गिरने लगी। अमेरिका अब उन्हीं कंट्रीज पर निर्भर था जिसे उसने थर्ड वर्ल्ड का नाम दिया। फिर आया 6 अक्टूबर 1973 का योम किपुर के दिन सीरिया और इजिप्ट ने इजराइल पर हमला कर दिया। जंग के बीच प्रेसिडेंट निक्सन ने इजराइल के लिए 2.2 बिलियन की मदद अनाउंस कर दी। इसका जवाब मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने ऑयल को वीपन बना कर दिया। उन्होंने अमेरिका और इजराइल ही नहीं, यहाँ तक कि उनकी सपोर्ट करने वाली कंपनी जो देशों पर ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए बैन लगा दिया।
देखते ही देखते ऑयल का प्राइस $3 पर बैरल से सीधा $12 पर बैरल पहुंच गया, क्योंकि एक्सपोर्ट से बैन लगने पर 14% ऑयल मार्केट से गायब हो चुका था। ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन यानी कि मंदी में चली गई। ये इंसिडेंट यह प्रूव करता है कि बैलेंस ऑफ पावर ऑयल फील्ड्स में मोनोपोली रखने वाली 7 सिस्टर प्राइवेट कंपनीज से निकलकर मिडिल ईस्ट के सॉवरेन प्रोड्यूसर्स के पास शिफ्ट हो गया। इस रिसेशन की गूंज इंडिया में भी सुनाई दी। तेल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, जिसने भारत में खाना महंगा कर दिया और इन्फ्लेशन बढ़ गई। इस इन्फ्लेशन ने रेलवे स्ट्राइक और जेपी मूवमेंट को हवा दी। सोचिए, मिडिल ईस्ट का तेल इंडियन पॉलिटिक्स को पूरी तरह से हिला रहा था। निक्सन ने घबराकर प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंस शुरू किया ताकि अमेरिका एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन इकोनॉमी का असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। वियतनाम वार में एंगेज रहने की वजह से यूएस इकोनॉमी पूरी तरह से टूट चुकी थी। 15 अगस्त 1971 को निक्सन ने अचानक डॉलर, जो अब तक गोल्ड से पैक था, उसे गोल्ड से अलग कर दिया और इसे निक्सन शॉक कहा गया। डॉलर की वैल्यू गिरने लगी और यूएस का ग्लोबल स्टेटस खतरे में पड़ गया। इसके चलते अमेरिका ने ऐसा स्टेप लिया पूरी दुनिया आज तक बियर कर रही है। 1974 में अमेरिका ने सऊदी अरबिया के साथ एक सीक्रेट पेट्रोडॉलर डील साइन की। इस डील के तहत सऊदी अरबिया ने वादा किया कि वो अपना सारा तेल सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर में ही बेचेगा। बदले में यूएसए ने उन्हें मैसिव मिलिट्री एड और प्रोटेक्शन प्रदान करी। इस डील ने ग्लोबल इकोनॉमी में डॉलर की आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करी, क्योंकि अब जापान हो या इंडिया, कोई भी देश हो, यदि उसे तेल खरीदना होगा तो उससे पहले उसको डॉलर खरीदना पड़ेगा। अमेरिका ने ये एग्रीमेंट करके डॉलर को गोल्ड से भी इम्पोर्टेंट बना दिया था। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। ऑयल वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया और प्रोडक्शन जीरो हो गई। दुनिया का 5% तेल ग्लोबल इकोनॉमी से गायब हो गया, जिसके चलते ईरान के शाह को देश छोड़ना पड़ा। और इतना ही नहीं, वहाँ यूएस एम्बेसी में अमेरिकन को होस्टेस बना लिया गया और ऑयल के दाम फिर से दोगुने हो गए। जिसके जवाब में प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने कार्टर डॉक्ट्राइन का ऐलान किया। इस डॉक्ट्राइन के थ्रू उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि पर्शियन गल्फ के ऑयल पर अगर किसी ने नजर भी डाली तो हम मिलिट्री फोर्सेस का यूज करेंगे। इस डॉक्ट्रिन का पहला टेस्ट तब हुआ जब 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिका ने इस वार में सद्दाम का न्यूट्रल रहते हुए उसका डिप्लोमेटिकली साथ दिया, बावजूद इसके कि वो केमिकल वेपन्स यूज कर रहा। ये आप याद रखना, क्योंकि इन्हीं केमिकल वेपन्स की वजह से यही यूएसए उस सद्दाम को फांसी पर चढ़वाएगा। ये जंग 8 साल चली। जिस सद्दाम हुसैन का यूएसए ने पहले साथ दिया था, वही सद्दाम जब 1990 में कुवैत पर कब्जा करने गया तो अमेरिका ने उसे एनिमी घोषित कर दिया और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च किया। इसका रीजन ये था कि सद्दाम ने न सिर्फ कुवैत के रिजर्व को कंट्रोल करने की धमकी दी, बल्कि अपनी आर्मी को सऊदी बॉर्डर पर भी पोजीशन कर दिया। ये एक यूनिफाइड इराक कुवैत एंटिटी ग्लोबल रिजर्व का 20% प्रोडक्शन कंट्रोल करती थी। 8 अगस्त 1990 की एक स्पीच में प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने साफ कहा कि इराक का ये हमला यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक इकोनॉमिक थ्रेट है, क्योंकि अमेरिका अपनी जरूरत का 50% ऑयल उन्हीं कंट्रीज से इंपोर्ट करता था जिन पर सद्दाम हुसैन अटैक कर रहा था। जब इराकी सेना हार कर भागी तो उन्होंने लगभग 700 कुवैती ऑयल्स में आग लगा दी। ये सद्दाम ने इसलिए किया क्योंकि सद्दाम को लगा कि तेल की कुओं से निकलता हुआ धुआं यूएसए की सैटेलाइट्स को ब्लॉक कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसके चलते आसमान महीनों तक काला रहा। 2003 में अमेरिका ने इराक यानी कि सद्दाम हुसैन पर दोबारा हमला किया। इसके लिए दुनिया को यूएसए ने ये बताया कि सद्दाम हुसैन के पास WMDs हैं, जिनके बेस पर वो दुनिया का एंड कर सकता है। लेकिन बाद में ये पता चला कि वहाँ कोई भी WMDs था ही नहीं। तो असली वजह क्या थी? असली वजह ये थी कि सद्दाम हुसैन ने ऑयल को डॉलर के बजाय यूरो में बेचना शुरू कर दिया, जो अमेरिका के डॉलर की सुप्रीमेसी के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज था। बाद में की गई इंक्वायरीज में यह भी पता चला कि वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी की एनर्जी टास्क फोर्स इन्वेजन से पहले ही इराकी ऑयल फील्ड्स के मैप रिव्यू कर रही थी। ये पूरी जंग कोई मास डिस्ट्रक्शन करने वाले वेपन्स को हटाने के लिए नहीं, बल्कि डॉलर की सुप्रीमेसी को बचाने के लिए थी। ऐसा ही एक पैटर्न 2011 में लीबिया में देखा गया।
यहाँ के लीडर गद्दाफी ने अपनी एक न्यू करेंसी गोल्ड दिनार लॉन्च करने का प्लान बनाया ताकि अफ्रीकन कंट्रीज डॉलर नहीं गोल्ड दिनार के बदले अपना ऑयल बेच सके। इसका रियल मोटिव तब पता चला जब हिलेरी क्लिंटन की कुछ ईमेल्स लीक हो गई। उन ईमेल्स ने कंफर्म किया कि लीबिया पर जो हमला किया गया था वो कोई ह्यूमन राइट्स के लिए नहीं हुआ था। उसका रीजन ये था कि गद्दाफी के पास 143 टन सोना और इतनी मात्रा में सिल्वर के भंडार थे। उनके बेस पर वो ये चाहता था कि अफ्रीकन कंट्रीज डॉलर और फ्रेंच करेंसी को छोड़कर गोल्ड दिनार को अपनी करेंसी अपनाए। इसके चलते अमेरिका ने गद्दाफी को ह्यूमन राइट्स का वायलेटर बताकर लीबिया पर अटैक कर दिया और पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर दिया। देखिए, इन जियोपॉलिटिकल वार्स और पावर गेम्स के बीच हम अक्सर उस कॉस्ट को भूल जाते हैं जो डॉलर्स में नहीं थी बल्कि लोगों की जान देकर चुकाई जा रही थी, और वो थी ह्यूमन कॉस्ट। इन कंट्रीज के लिए ऑयल का एज ए रिसोर्स उनके देश में होना एक कर्ज यानी कि अभिशाप बन गया। नेचर ने जिसे इनको देकर इनके देश को अमीर बनाया, वेस्टर्न कंट्रीज के लालच ने उस ऑयल को इन कंट्रीज के लिए हेल बना दिया। इसका सबसे खौफनाक मंजर नाइजीरिया के नाइजर डेल्टा में देखने को मिलता है। आप सुनकर चौंक जाओगे कि 1958 से 2010 तक ऑलमोस्ट 30 मिलियन बैरल तेल नाइजर डेल्टा में बह चुका था। 30 मिलियन बैरल। खेत बंजर हो गए और पानी एकदम जहर बन गया। जब वहाँ के राइटर और एक्टिविस्ट केन सारो वाइवा ने सेल कंपनीज के द्वारा किए गए इस एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के खिलाफ आवाज उठाई तो नाइजीरियन डिक्टेटरशिप ने खुद उनको झूठे आरोपों में फंसाकर फांसी के फंदे पर लटका दिया और ये पूरी दुनिया सच जानते हुए भी देखती रह गई। इक्वाडोर में चेवरॉन ने अमेजन रेन फॉरेस्ट में जानबूझकर 16 से 18 बिलियन गैलन ऑलमोस्ट 68 बिलियन लीटर टॉक्सिक वेस्ट वाटर डंप किया, जिसे आज अमेजन चेरनोबिल कहा जाता है। यही नहीं, उन्होंने 900 से ज्यादा खुले वेस्ट पिट्स छोड़ दिए जिन्होंने रिवर्स और ग्राउंड वाटर को जहरीला बना दिया। आप इसको समझने के लिए भोपाल गैस ट्रेजेडी का एग्जाम्पल ले सकते हो। दोनों ही जगह पर कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस और गवर्नमेंट की सुस्ती ने हजारों बेगुनाह लोगों की जानें ली। बात केवल यही रुकती, इराक के बसेरा में गैस ट्रेडिंग की वजह से कैंसर रेट्स में 20% से ज्यादा की इंक्रीमेंट देखी गई। इन सब के बावजूद यूएस सुप्रीम लीडर बने जा रहा था और डॉलर भी मजबूत हुए जा रहा था। फिर भी यूएसए को ना तो लोगों की चिंता थी ना ही एनवायरमेंट की। अब जरा बात करते हैं अमेरिका की हिपोक्रेसी की, जो अमेरिका की पूरी तरह से पहचान बन चुकी है। अमेरिका की सेल्फिशनेस बस तेल के कुएं और डॉलर की सुप्रीमेसी तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि एनवायरमेंट के मुद्दों पर भी उनका दोगलापन साफ देखा जा सकता है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन करके भी अमेरिका ने उसे रेटिफाई नहीं किया। क्योटो प्रोटोकॉल ये क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कंट्रोल करने की एक पहल थी, लेकिन अमेरिका जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस इमिटर था, उसने अपनी ऑयल इंडस्ट्रीज को एनवायरमेंट और लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने तक से दूर रखा। यही नहीं, वो पेरिस एग्रीमेंट से भी पीछे हट गए। इनका हिसाब बिल्कुल साफ था, मुंह में राम बगल में छुरी। दुनिया को बराबर ज्ञान दो पर खुद लोगों और एनवायरमेंट की परवाह ना करते हुए बराबर मुनाफा कमाओ। आज हालात ये हैं कि रशिया यूक्रेन वार ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स की जड़ें हिला दी। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो रशिया से यूरोप के लिए गैस सप्लाई करती थी, उसे उड़ा दिया गया। और ये किसने उड़ाया, ये सब जानते हैं। इवन रशिया ने भी सीधा इल्जाम यूएसए पर लगाया है। और इन सब को करने के पीछे रीजन क्या होगा, केवल एक चीज, डॉलर की सुप्रीमेसी। इस पेट्रो डॉलर ग्रेट गेम का सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग चैप्टर अभी 3 जनवरी 2026 को लिखा गया, जब यूएसए ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को लॉन्च किया कि कैसे एक सॉवरेन कंट्री वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को रात को सोते हुए उनके बेडरूम कैप्चर कर लिया गया। ये प्रेजेंट में भी पेट्रो डॉलर को बचाने की एक डेस्परेट कोशिश थी, क्योंकि ब्रिक्स नेशंस यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका अब लोकल करेंसीज में ट्रेड करके डॉलर की मोनोपोली को तोड़ने के करीब पहुंच चुके हैं। अमेरिका ने अभी नहीं, पहले भी कई बार ये साफ संदेश दिया है कि डॉलर की सुप्रीमेसी को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आज जब हम भविष्य की तरफ देखते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ता हुआ ट्रांजिशन ये इशारा कर रहा है कि ऑयल एज यानी कि तेल का युग अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन वेनेजुएलन प्रेसिडेंट का कैप्चर और नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को उड़ाना ये बताती है कि बचे हुए बैल्स की लड़ाई और खतरनाक होती जा रही है। देखिए, ऑयल ने पिछले 150 सालों में एक साइलेंट प्रोटैगनिस्ट यानी कि एक छुपे हुए नायक का रोल निभाया है।
इसने एक और जहां सऊदी अरबिया जैसी मॉडर्न सिविलाइजेशन और वेलफेयर स्टेट बनाए हैं, वहीं दूसरी तरफ वॉर, पॉल्यूशन और एज ए रिसोर्स जिन कंट्रीज में ये मिलता है उनके लिए ये एक अभिशाप बन गया है। जैसे जैसे लिथियम, कोबाल्ट और सिल्वर एनर्जी फॉर्मेशन एंड स्टोरेज के लिए नए क्रूशियल रिसोर्सेज बन रहे हैं, वैसे वैसे जंग के मैदान पेट्रो डॉलर से मेटलो डॉलर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। मेटलो डॉलर यानी कि अब पेट्रोल से हटकर दुनिया मेटल पर शिफ्ट हो रही है। खोदने वाले हाथ बदलेंगे, मशीन्स बदलेंगी, पर सोच और नियत दोनों वही रहेगी। अमेरिका ऐसे ही अपने डॉलर की सुप्रीमेसी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाता रहेगा, चाहे वो ग्रीनलैंड हो या अंटार्कटिका। उसके लिए ना कोई एनवायरमेंट मैटर करता है, ना ही लोगों की शांति। जिस सुकून भरे कल के लिए हम न जाने कब से वेट कर रहे हैं, उस कल के आने तक अभी तो ऑयल दुनिया की इकोनॉमी में एक किंग है और इसकी पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और इसके फ्लो के लिए लड़ी गई जंगें आज भी हमारी, आपकी और इस पूरी दुनिया की किस्मत लिख रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं जल्दी ऐसी एक और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए। धन्यवाद।